नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद शुभम रावत में नियोजित विकास की राजनीति का पार्ट 2 जिसको मैं आज वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूं, जिसके कुछ वन लाइनर्स हमें बताने थे और वन लाइनर्स रह गए थे, उन पर हम आज डिस्कशन करेंगे। 12th क्लास CUT एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हम वन लाइनर चला रहे हैं और इसको डेप्थ में भी इन चैप्टर्स को हम लेकर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे वामपंथ और दक्षिणपंथ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वामपंथ और दक्षिणपंथ होते कौन है? तो ये वो लोग होते हैं, एक तो वामपंथ वो लोग होते हैं दोस्तों जो सरकार के द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का समर्थन करते हैं। ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, वामपंथी जो होते हैं, लेफ्ट विंग्स वाले होते हैं और ये चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो, गरीबों के काम हो और जो सरकार योजना चलाती है उनका ये समर्थन करते हैं। तो अगर हम देखें जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो जो साम्यवादी दल होते हैं वो वामपंथी विचारधारा के होते हैं, जिसे हम समाजवाद से जोड़ कर देख सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो है दक्षिणपंथी। तो दोस्तों, दक्षिणपंथी कौन है? तो दक्षिणपंथी उन लोगों को कहा जाता है जो ये मानते हैं कि सरकार जो है अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना करे। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति है, वह स्वतंत्र है और उसे किसी प्रकार की समानता नहीं दी जानी चाहिए। सब स्वतंत्र है और सबको अपना अपना जो है कार्य करने की पूरी छूट होती है। ठीक है। और ये बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का समर्थन करते हैं। तो दक्षिणपंथी जो होते हैं वो गरीबों के लिए इतनी योजनाएं बनाने पर इतना फोकस नहीं करते। वो पूंजीपति और उद्योगपतियों के समर्थन में रहते हैं और अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप ना करे, ये भी उनका विचार होता है। तो ये वामपंथी और दक्षिणपंथी में अंतर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो हरित क्रांति, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हरित क्रांति है क्या। इसको मैं चैप्टर को जब डेप्थ में पढ़ाऊँगा, पूरी बुक को समराइज़ करूँगा, तब मैं हरित क्रांति के अर्थ बताऊँगा। वहाँ पर उसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हरित क्रांति जो है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की नई रणनीति अपनाई गई थी। ठीक है। 1968 से पहले यानी 60 के दशक में भारत में ना खाद्य संकट था। अब खाद्य संकट था तो बेसिक जो अनाज होता है ना, वो भी भारत के पास नहीं था खाने के लिए। मतलब सब तक पहुंच नहीं पा रहा था। विदेशों से हमें गेहूं तक को मंगवाना पड़ता था, जैसे अमेरिका से हमें गेहूं मंगवाने पड़ते थे। तो 1968 और 70 के बीच क्या होता है दोस्तों, देश में एक क्रांति आती है खाद्यान्न के क्षेत्र में। तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की नई रणनीति को अपनाया गया। तो उसमें क्या हुआ, उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई और उपज के जो संसाधन थे, जो साधन थे, उनको यूज़ किया गया, विदेशों से मंगवाया गया। ठीक है। और उनको निर्धारित मूल्य में खरीद की गारंटी दी सरकार ने। किसानों को एक अच्छे से मूल्य में उनको वह उर्वरक, वह अच्छे किस्म के बीज जो थे वह उपलब्ध करवाए। और यही परिघटना दोस्तों क्या कहलाती है, हरित क्रांति कहलाती है। इन सभी नए साधनों का यूज़ करके, नई रणनीति का यूज़ करके जो है देश में खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज़्यादा स्तर पर हो जाता है और उनको स्टॉक में रखने की भी जगह नहीं होती, स्टॉक भी कम पड़ जाते हैं। इतना उत्पादन हमारे देश में हो जाता है। जो उत्पादन है खाद्य पदार्थ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं चावल की पैदावार हो जाती है, खासकर उत्तर भारत के क्षेत्रों में। तो यही हरित क्रांति कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें मिलान करने को मिलेगा। तो ये चार जो है इन्हें मिलान करना है। मैंने पहले से इनको सामने लिखा हुआ, जैसे चरण सिंह थे। चरण सिंह जो हैं किसानों के बहुत बड़े नेता होते हैं, जो किसानों का पक्ष हमेशा लेते थे। चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे, उनके हितों की बात करते थे और ये राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे सदस्य भी थे। इन्होंने भारतीय लोकदल भी आगे जाकर पार्टी बनाई थी। ठीक है। भारतीय लोकदल कांग्रेस में भी थे और कृषि को इन्होंने केंद्र माना। तो किसान और कृषि के क्षेत्र में
ये बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और उनको उनके मुद्दों को उठाते थे। तो ये किसान थे। पीसी महालनोबिस जो थे वे एक बड़े अर्थशास्त्री थे दोस्तों, और वे उद्योगीकरण को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे। वो कहते थे कि अगर हमें विकास करना है ना अर्थव्यवस्था का, तो हमें उद्योगीकरण पर ज़्यादा फोकस करना होगा और तेज़ी से विकास करना होगा। ठीक है। फिर बिहार का अकाल। बिहार में जैसे तो 1960 के दशक में क्या होता है कि पूरे भारत में ना मतलब खाद्यान्न संकट आ जाता है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर जो है बिहार पर पड़ता है। बिहार में भुखमरी और अकाल फैलने लग जाता है, और उन्हीं दिनों क्या होता है दोस्तों, जोनिंग अपनाई जाती है, यानी इलाकाबंदी। तो सरकार ने ना उन दिनों में जोनिंग या इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी। इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, विभिन्न राज्यों के जो बीच खाद्यान्न का व्यापार था ना, मतलब आपस में ना खाद्यान्न का व्यापार रुक गया था राज्यों के बीच, और व्यापार नहीं हो पा रहा था, खाद्यान्न इधर से उधर नहीं जा पा रहे थे। इस नीति के कारण क्या हुआ, उस वक्त बिहार में ना खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई थी। ठीक है। इस नीति के कारण, मतलब जोनिंग इलाकाबंदी के कारण बिहार में राशन पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक है। ऐसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ी, और गरीब जो थे बिहार में बहुत ज़्यादा रहे हैं उस समय। ठीक है। तो खाद्य संकट का सबसे ज़्यादा परिणाम जो है बिहार पर बहुत ज़्यादा पड़ा, और वैसी सरकार ने इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी, और खाद्यान्न का व्यापार इधर से उधर नहीं हो पा रहा था। तो बिहार को अगर आप मैच करेंगे तो जोनिंग के साथ करेंगे, यानी इलाकाबंदी के साथ मैच करेंगे। चौथा है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी है, और भारत में सहकारी डेयरी के पिता भी माने जाते हैं, और श्वेत क्रांति के पिता भी भारत में इन्हीं को माना जाता है, वर्गीस कुरियन को। तो दोस्तों ये तो हमारा आगे का ये इस पर डिस्कशन कर लिया। अब थोड़ा सा और रह गया है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नियोजित विकास के परिणाम की। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बड़े मतलब नंबर्स में भी या एग्ज़ाम में अगर आप लिखेंगे या 1 मार्क्स में भी समझेंगे तो इसको इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है कि नियोजित विकास के परिणाम क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नियोजित विकास की राजनीति। अब वो नियोजित विकास की जो राजनीति है ना, उस नियोजित विकास जो नियोजित विकास हुआ है उसके क्या परिणाम निकले, अच्छे बुरे क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहले जो है आर्थिक वृद्धि हुई। जब नियोजित विकास की योजनाएं शुरू की गई, मतलब कोई विकास से संबंधित कार्य शुरू किए गए, तो कृषि और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। जैसे भागड़ा नागल बांध है ना, और हीराकुंड बांध जैसे बांधों को स्थापित किया गया बिजली उत्पादन के लिए, और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पैदावार हुई। ठीक है। भूमि सुधार भारत में हुए। ठीक है। भारत में भूमि सुधार जो है 65-67 के आसपास देखे जाते हैं। भूमि सुधार 60 के दशक में होता है। तो भूमि सुधार में क्या होगा, जो जमींदारी प्रथा होती है ना दोस्तों, उस जमींदारी प्रथा को ना समाप्त करके छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, और वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा भूमि जो है फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि पहले छोटे छोटे खंडों में भूमि बटी रहती थी। अब उन भूमियों को सबको एक साथ मिलाकर बड़े क्षेत्र में रख दिया गया, और इससे कृषि का उत्पादन जो है बड़ी मात्रा में होने लगा। ठीक है। तो भूमि सुधार होने लगा, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फिर आता है खाद्य संकट। खाद्य संकट भारत में मंडराता है 1960 से 60 के दशक में जो है खाद्य संकट भारत में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बिहार पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खाद्यान्नों की उपलब्धता, मतलब खाद्यान्न नियोजित विकास तो हो रहा है, लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हैं, जब हम उद्योगों पे फोकस करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम पड़ जाता है और खाद्य संकट बढ़ जाता है। तो बिहार पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भुखमरी और खाद्य संकट का। खाद्य संकट से भुखमरी वहाँ पर आ जाती है। तो ये चीज़ें हमने भारत में देखी थी। ठीक है। फिर हरित क्रांति जो है 68, मैंने बताया था कि 68 और 70 के आसपास जो है 1900 के में जो है हरित क्रांति हमने देखी है। और हरित क्रांति में क्या किया गया, अच्छे प्रकार के बीजों को प्रयोग किया गया। विदेशी मैक्सिकन बीजों को हम यूज़ करते हैं, और बड़े पैमाने पर जो है हमारे यहाँ खाद्य क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, और अच्छी खासा जो है हमारे पास खाद्य की उपलब्धता हो जाती है, और भुखमरी जैसी जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर पांचवा जो है सहकारी डेयरी। तो सहकारी डेयरी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जब भारत में श्वेत क्रांति आती है तो हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति आती है, जिसको मैं सहकारी डेयरी जो है उसे कहते हैं। सहकारी डेयरी के क्षेत्र में क्या होता है, हमारे यहाँ दूध उत्पादन के जो है काफ़ी जो है मात्रा, बड़े स्केल में दूध उत्पादन होता है, और
दूध उत्पादन में भारत अग्रणीय उत्पादक बन जाता है, मतलब नंबर 1 बन जाता है, और जो है दूध भी जो है अच्छे खासे स्तर पर लोगों को मिलने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने कुल मिलाकर इस चैप्टर्स का जो एक समराइज़ किया, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़े। थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो है 2 पॉइंट और रहेगा। जैसे एक केस स्टडी है पोस्को प्लांट की। तो पोस्को प्लांट ये उड़ीसा का एक केस होता है, एक गांव होता है उड़ीसा में। वहाँ पर एक कंपनी आती है, वो एक कोरियन कंपनी होती है, वो उड़ीसा गवर्नमेंट से, कोरियन कंपनी होती है और उड़ीसा गवर्नमेंट से क्या कर लेती है, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करती है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे ना इस्पात संयंत्र को खोलने का काम करते हैं। कोरियन कंपनी क्या करती है, एक इंडस्ट्री खोलती है इस्पात संयंत्र की। ठीक है, तो अब वहाँ के जो लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं और उड़ीसा गवर्नमेंट के खिलाफ जो है मोर्चा खोल देते हैं। तो लोग, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनकी लोगों की मांग होती है कि जो कोरियन कंपनी यहाँ पर आई है ना, उसको हटाया जाए, क्योंकि जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं ना, उनके जीवन में ना संकट आ गया था। ठीक है, इंडस्ट्री खुल जाएगी, फिर उनको विस्थापित होना पड़ेगा, वहाँ से हटना पड़ेगा गांव के लोगों को, तो और उनका जीवन जो है वो बिल्कुल ही जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया उड़ीसा गवर्नमेंट के खिलाफ। इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। ठीक है, और ये आखिरी में आके जो है लोगों ने ये की विरोध किया। इस केस को हमने सिर्फ पढ़ना है, मतलब ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये पीजीटी लेक्चर है, DSSD SSSB में पूछा गया था ये पोस्को प्लांट वाला केस। ठीक है, शायद ये CUT वगैरह में या 12th के लेवल में ना पूछे। ठीक है, पर ये NCERT में है तो पढ़ना ज़रूरी है। पोस्को प्लांट, उड़ीसा के ग्रामीणों के द्वारा विरोध। केरल मॉडल के बारे में बता दूं कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा फेमस कोई मॉडल रहा है अब तक का, तो वो केरल मॉडल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब शिक्षा और हेल्थ के सेक्टर में क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं, बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छे लेवल पर चेंजेस आता है। तो केरल मॉडल को जो एग्ज़ाम्पल दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे ना केरल में जो है भूमि सुधार हुआ, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, विज्ञान के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में बहुत सारे रास्ते अपनाए गए और लोगों को प्रत्यक्ष तरीके से योजनाओं के साथ जोड़ा गया केरल में। यही केरल मॉडल के नाम से जो जाना जाता है। और 1987 से और 1991 के बीच क्या होता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, नव लोकतांत्रिक अभियान चलाती है। केरल में सरकार जो है 1987 से 1991 के बीच जो है नव लोकतांत्रिक पहल अभियान चलाती है, गवर्नमेंट इसे चलाती है। तो इस प्रकार से केरल एक मॉडल के रूप में निकल कर आता है और अपनी योजनाओं से यहाँ की सरकार ने लोगों को जोड़ने का भी काम किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, बहुत सारी योजनाओं पर, पंचवर्षीय योजनाओं पर डिस्कशन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। इस लेक्चर में हमने और पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो कुल मिलाकर जो सारी चीज़ें थी उसका निचोड़ मैंने बताया है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो MCQ क्वेश्चंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा और इन दोनों वीडियोस को भी अगर आप सही से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो NCERT के अंदर आपको कई चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है मैंने बहुत सारे फैक्ट जो है मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में इसके अगले चैप्टर अगला नेक्स्ट जो नया चैप्टर शुरू होगा वो मैं शुरू करूँगा। नया चैप्टर जो होगा विदेश नीति से जुड़ा हुआ, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और हर चैप्टर को 2-2 वीडियो के थ्रू या 3-3 वीडियोस के थ्रू हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। बने रहे मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस विद शुभम रावत में। धन्यवाद।